नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और झारखंड पीजीटी में हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे थे अफ्रीका महाद्वीप को। तो अफ्रीका महाद्वीप को हम लोगों को पढ़ना नहीं था, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग एक सरफेस स्टडी के तौर पर हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। लेकिन आज हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है दक्षिण अफ्रीका, उसको आज हम लोग देखेंगे। जब आप पीजीटी का सिलेबस को देखिएगा तो आपको इसमें दिखेगा जो विकासशील देशों के क्षेत्रीय भूगोल है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो रीजनल ज्योग्राफी है, उसके अंतर्गत आपको दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील को पढ़ना है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका हम लोगों को अफ्रीका महाद्वीप में केवल दक्षिण अफ्रीका को पढ़ना है, इसलिए आज हम लोग दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब बात करेंगे हम लोग दक्षिण अफ्रीका की। तो जब दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अगर कोई सबसे विकसित यानी डेवलप्ड और सबसे धनी यानी रिच कोई देश है तो वो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, सबसे पहले इसका जो नाम था दक्षिण अफ्रीका का, वो यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका नाम से पहले इस देश का नाम यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका था। ठीक है, वर्ष 1961 में यह गणराज्य बना और यह गोरों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यहाँ 1960 में जब ये गणराज्य बना, उसके बाद यहाँ क्या हो गया कि जो अंग्रेज थे उनका जो प्रभुत्व था वो स्थापित हो गया और नेल्सन मंडेला के प्रयत्न से 1992 में पूरी तरह प्रजातंत्र बना। ठीक है, सॉरी, यहाँ स्थापित नहीं होगा, यह समाप्त हो गया। 1961 में यह गणराज्य बना और यहाँ जो गोरों का प्रभुत्व था वो स्थापित नहीं बल्कि समाप्त हो गया। ओके, और जो नेल्सन मंडेला हैं जो काफ़ी जाने माने हस्तियों में से गिने जाते हैं, तो उनके प्रयासों से 1992 में अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका ये पूरी तरह प्रजातंत्र बन गया। ठीक है, और तब जाकर इसका पूरा नाम दक्षिण अफ्रीका गणराज्य रखा गया। ओके, इस देश की सीमाओं पर नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे तथा मोजाम्बिक देश स्थित हैं। ठीक है, अगर अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका को देखिएगा तो दक्षिण अफ्रीका से सटे नामीबिया है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है तथा मोजाम्बिक है। ये देश दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दक्षिण अफ्रीका एक देश है, लेकिन देश के अंदर भी देश है और उस देश का नाम है लिसाथो और स्वाजीलैंड, यानी एक देश के अंदर देश। तो दक्षिण अफ्रीका में दो देश हैं, एक लिसैथो है और एक स्वाजीलैंड है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि इंटर कंट्री यानी देश के अंदर देश। ठीक है, अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसका जो दक्षिणी छोर है, दक्षिणी बिंदु, वो कैप ऑफ अगुल्हास है। ठीक है, कहीं कहीं आपको बुक में कैप ऑफ गुड होप भी मिल जाएगा और कैप ऑफ अगुल्हास भी मिल जाएगा। तो जो इसका दक्षिणतम बिंदु है वो कैप ऑफ अगुल्हास है। ओके, जब हम लोग इसका मैप को देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के, तो आपको एकदम सबसे दक्षिण में आपको कैप ऑफ अगुल्हास मिल जाएगा और इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर में आपको कैप ऑफ गुड होप देखने को मिल जाएगा। तो अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो केप ऑफ अगुल्हास है, लेकिन कई सारी किताबों में केप ऑफ गुड होप दिया गया है। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा ये पूरे दक्षिण अफ्रीका है और दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक लिसाथो देश है और एक स्वाजीलैंड। तो देश के अंदर देश लिसाथो और स्वाजीलैंड दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल। तो
ये जो क्षेत्रफल है अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। कहीं 12,21,037 वर्ग किलोमीटर है, तो कहीं 12,10,037 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको आप मान के नहीं चलिएगा कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है, ये ऑथेंटिक नहीं है। पहले बता दे रहे हैं, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसको आप बिल्कुल भी याद नहीं करिएगा, लेकिन एक रफ आइडिया के लिए कि ऑलमोस्ट कितना हो सकता है, तो 12,21,037 वर्ग किलोमीटर, अराउंड 12 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इसका एरिया है। ओके, अगर यहाँ की डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व का, तो वो 48 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये ऑथेंटिक है, 48 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, अगर हम धरातलीय बनावट की दृष्टि से देखें तो दक्षिण अफ्रीका को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? तो पहला मुख्य पठारी भाग, दूसरा ड्रेकेंसबर्ग पर्वत और तीसरा तटीय मैदान। ठीक है, अगर आप अफ्रीका के मैप को देखें तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब ये जो दक्षिण अफ्रीका का मैप है, ये पठारी भाग है इसका, और इसी के पूरब साइड में एक ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। ठीक है, तो 3 भाग हो गया, पहला पठारी भाग, दूसरा ड्रेकेनबर्ग और तीसरा तटवर्ती मैदान। ठीक है, तो ये 3 मुख्य भौतिक प्रदेशों में दक्षिण अफ्रीका को बांटा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के, तो अधिकांश जो इसका एरिया है वो पठारी प्रदेश है। दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश क्षेत्र पठारी प्रदेश है, और इसका अगर एवरेज हाइट देखें तो 450 से 750 मीटर के बीच पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में इसी पठारी क्षेत्र को कॉक का पठार और भीतरी भाग को हाई वेल्ड कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग में जो पठारी क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कॉक के पठार। और जो दक्षिण अफ्रीका का जो भीतरी भाग है, जो पठारी भाग, भीतरी पठारी भाग, तो उसे हाई वेल्ड कहा जाता है। आप मैप में जब देखेंगे तो आपको इस तरह का कुछ मिलेगा। ये आपका पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है ब्राज़ील का। इसमें जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है इसको कॉक का पठार कहते हैं। ठीक है, और जो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जो आंतरिक भाग में जो पठार स्थित है, इसे हम लोग हाई वेल्ड पठार के नाम से जानते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कॉक का पठार और हाई वेल्ड क्या है। अब दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका के पूर्वी भाग में कगार की भांति उठा हुआ है। जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है वो एक स्कार्प के रूप में उठा हुआ है, और इसकी जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है और ऊंचाई 1800 से 300 मीटर तक है। जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है, अगर इस पर्वत की ऊंचाई देखें तो 1800 से लेकर 3000 मीटर तक है, लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 560 किलोमीटर ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत लंबी है। देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है, इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। ठीक है, कितने? लगभग 560 किलोमीटर। और जो औसत ऊंचाई है वो 1800 से 300 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई। अगर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत की बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट नेटलियाना, माउंट नेटलियाना। ठीक है, जो कि जो लिसाथो देश है उसी के आसपास में स्थित है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो दक्षिण अफ्रीका का पठारी भाग है उसके दक्षिण पूर्वी भाग को कॉक का पठार और इसके भीतरी भाग को हाई वेल्ड के नाम से जाना जाता है। ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, जो माउंट नेटलियाना है, वो 3484 मीटर है। हाइट याद रखिएगा, 3484 मीटर है। इसके पश्चिमी भाग को हॉग कहते हैं। किसके पश्चिमी भाग को? तो जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है इसका जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी, तो ये पश्चिमी भाग को हॉग के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
कि जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है इसके पश्चिमी भाग को निम्नलिखित में से किस नामों से जाना जाता है? हॉग, होगर, काक का पठार, या फिर कुछ और ऑप्शन देते हैं हाईवेल्ड। तो आपको ध्यान रखना है इसके पश्चिमी भाग को हॉग कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तटीय मैदान। पश्चिम में अधिक चौड़ा है तथा पूरब में संकरा है। जो ब्राज़ील का तटीय मैदान है वो पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा चौड़ा है, वहीं पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें ये नैरो है। ओके, तो स्टेटमेंट में दे सकता है एग्जाम में, तो आपको हर एक लाइन को समझना है और दक्षिण अफ्रीका के मैप पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो जो पश्चिमी भाग है दक्षिण अफ्रीका का वो काफ़ी चौड़ा है और जो पूर्वी भाग है वो काफ़ी नैरो है, संकीर्ण है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है और तीन ओर समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो शीतल है और मृदुल है। ओके, तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? शीतल है और मृदुल है। ज़्यादा गर्मी भी नहीं है ना ज़्यादा ठंड है, ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ ठंडी जलधारा बेंगुएला बहती है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बेंगुएला धारा दक्षिण अफ्रीका के किस तट से होकर प्रवाहित होती है? तो पश्चिमी तट से। ओके, जिसके कारण क्या होता है कि यह और भी शीतल हो जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका है बेंगुएला जलधारा के कारण ये और भी ठंडी हो जाती है। तो स्टेटमेंट में कथन और कारण में पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका, कथन में दे देगा कि दक्षिण अफ्रीका का जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है या शीतल प्रकार की है। कारण में दे देगा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट में बेंगुएला का धारा प्रवाहित होता है। तो कथन और कारण, अब ए और आर सही है, व्याख्या है नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखें तो तटीय भागों को छोड़कर शेष भागों में वर्षा अधिक नहीं होती है। दक्षिण अफ्रीका के जो तटीय क्षेत्र हैं उन्हीं क्षेत्रों में वर्षा होती है, बाकी क्षेत्रों में वर्षा अधिक नहीं होती है। अगर वर्षा की मात्रा की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर घटते जाती है, ठीक है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर घटते जाती है तथा पूरब से पश्चिम की ओर घटते जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि देश का जो ज़्यादातर इलाका में जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, किंतु दक्षिण पश्चिम में जाड़े में वही वर्षा होती है। पूरे दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ जो ज़्यादातर वर्षा वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, लेकिन जो इसका सदर्न वेस्ट जो रीजन है वहाँ जाड़े में भी वर्षा होती है। जिसका कारण क्या है? अटलांटिक महासागर में चलने वाली पछुआ पवन, ये पछुआ पवनों के प्रभाव में ये क्षेत्र आ जाता है दक्षिण पश्चिम, जिसके कारण जाड़े में भी यहाँ वर्षा होती है। लेकिन अधिकांशतः जो दक्षिण अफ्रीका में बारिश होती है वो आपको ग्रीष्म काल में देखने को मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण पूर्व के उच्च पठारों में मुलायम घास का क्षेत्र मिलता है, जिसको हम लोग वेल्ड कहते हैं। मैप में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये वेल्ड का रीजन है जो कि घास का मैदान है दक्षिण अफ्रीका में, और ये आपको पूर्वी भाग में देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की जो मुख्य फसल है वो मक्का है और गेहूँ, इसके साथ साथ जौ भी है। तो मक्का, गेहूँ और जौ मतलब मोटे अनाज यहाँ ज़्यादातर उगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ के जो एक फेमस जानवर है मेरिनो भेड़, ये एग्जाम में पूछा गया है। मेरिनो भेड़ जो है वो अच्छे किस्म के ऊन के लिए विख्यात है, ठीक है। ऊन के निर्यात में दक्षिण अफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थान है और दक्षिण अफ्रीका जो देश है ये ऊन का एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हाई क्वालिटी का जो ऊन होता है वो पाया जाता है। और उसका पाए जाने का कारण क्या है? तो यहाँ की जो मेरिनो भेड़ है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है।
अब दक्षिण अफ्रीका खनिज के उत्पादन में भी अग्रणी है। जैसे जोहान्सबर्ग यहाँ के स्वर्ण भंडार कहलाता है। जो जोहान्सबर्ग है, यहाँ ज़्यादातर सोना का उत्पादन किया जाता है, लेकिन यहाँ का अधिकतर सोना विट्सवाटरलैंड क्षेत्र में पाया जाता है। अब दोनों चीज़ को आपको याद रखना है। अगर जोहान्सबर्ग आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर जोहान्सबर्ग ना दे के आपको विट्सवाटरलैंड दे दे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग और विट्सवाटरलैंड ये दोनों सोना के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, ठीक है। किम्बरले हीरे की खान का केंद्र है और ये एग्जाम में पूछा गया किम्बरले, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरे दुनिया में फेमस है किम्बरले हीरे के माइनिंग के लिए, ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका में इनके अलावे क्रोमियम, मैग्नीज, तांबा, यूरेनियम, प्लैटिनम, एस्बेस्टस, कोयला तथा अन्य खनिजों भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जिसका उत्पादन भी दक्षिण अफ्रीका करता है और निर्यात भी करता है इसका उत्पादन करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रोमियम तथा प्लैटिनियम, क्रोमाइट तथा प्लैटिनम उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो क्रोमाइट और प्लैटिनम के उत्पादन में, ठीक है। खनन यहाँ के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अब चूंकि कृषि योग्य भूमि बहुत कम है दक्षिण अफ्रीका में, इसलिए यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो खनन कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस देश में लौह इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ है। पूरे अफ्रीका में हम लोग देखे थे कि जो आयरन स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी लौह अयस्क उद्योग से संबंधित जो उद्योग होते हैं उनका विकास बहुत ही कम हुआ है, और अगर हुआ भी है तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका में लौह इस्पात से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब अगर हम देखें तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो जोहान्सबर्ग है, जो खनन और व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्र भी है, ठीक है। बड़ा नगर होने के साथ साथ ये औद्योगिक केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है और खनन केंद्र भी है, ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी की, तो वो प्रिटोरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के जो संसद और चुनी हुई सरकार जो कार्य करती है वो केपटाउन में, ठीक है। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया और संसद जो काम करती है वो केपटाउन में, ठीक है। तो इसलिए केपटाउन को वैधानिक राजधानी भी कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका का। तो प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, प्र से प्रशासनिक और प्र से प्रिटोरिया, तो याद रखना है प्रशासनिक प्रिटोरिया, ठीक है, प्रशासनिक प्रिटोरिया राजधानी, ठीक है। वहीं वैधानिक केपटाउन, ठीक है, केपटाउन इसका वैधानिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका में भारी सामाजिक तथा निर्जातीय विविधता पाई जाती है। जैसे नेटाल में जुल्लू, ठीक है, याद रखिएगा। पूर्वी केप में खोसा तथा बोत्सवाना की सीमा पर सवाना लोगों का जमावड़ा है। अब यहाँ जो जुल्लू है, खोसा है और सवाना है, आपने सवाना घास का नाम सुना होगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सवाना, जुल्लू और खोसा यहाँ की जनजातियों का नाम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर सवाना पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका में तो आपको जनजाति से संबंधित इसको करना है, ठीक है। अब यहाँ देखें, डरबन में भारत के मूलवासी और केपटाउन के आसपास निग्रो नस्ल के लोग की बहुलता है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका के कौन से क्षेत्र में भारत के मूलवासी लोग रहते हैं, तो वो डरबन है, ठीक है। डरबन में भारतीय मूल के लोग अधिकांशतः पाए जाते हैं या रहते हैं। वहीं अगर केपटाउन की बात करें तो केपटाउन के आसपास जो निग्रो प्रजाति के लोग हैं उन लोगों का जो सेटलमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओके। अब दक्षिण अफ्रीका सघन बसाव वाले भागों में से एक है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सबसे डेंस यहाँ का पॉपुलेशन है। पश्चिम और मध्य पश्चिम भाग सबसे कम बसा है।
अगर दक्षिण अफ्रीका का जो वेस्टर्न रीजन है और मिडिल वेस्ट का जो रीजन है वो सबसे कम बसा हुआ है। क्यों? तो यहाँ पर जो पठारी भाग है जिसके कारण लोग वहाँ बहुत कम बसे हैं। ठीक है। 2015 में दक्षिण अफ्रीका की जनसंख्या 5.5 करोड़ थी। ठीक है। और यहाँ अगर सर्वाधिक घनत्व देखें पॉपुलेशन का तो ट्रांसवाल तथा नटाल के तटीय क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है। तो नटाल और ट्रांसवाल ये दो ऐसे रीजन्स हैं जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे डेंस एरिया में गिने जाते हैं। ठीक है। अगर दक्षिण अफ्रीका के कुल जनसंख्या का जो 80% है वो अश्वेत है, यानी गोरे लोग, और 20% ही पॉपुलेशन है जो श्वेत लोगों की है। सॉरी, अश्वेत मतलब काले लोगों की और श्वेत मतलब गोरे लोगों की। ठीक है। तो अफ्रीका में 80% यहाँ के मूल निवासी हैं और 20% यहाँ बाहरी लोग आकर बसे हुए हैं। ठीक है। अगर दक्षिण अफ्रीका में देखें तो 99% जो श्वेत है गोरे लोग हैं वो नगरों में रहते हैं, वहीं 50% मात्र जो अश्वेत है काले लोग हैं वो नगरों में रहते हैं। ठीक है। तो उसमें भी जो अश्वेत जो अपने हिसाब से संपन्न है, धनी है, वैसे लोग नगरों में रहते हैं। ठीक है। अगर नेटाल क्षेत्र में गन्ने के विशिष्ट फार्म पाए जाते हैं। ठीक है। जो नेटाल क्षेत्र है, इसी नेटाल क्षेत्र में गन्ने के विशिष्ट फार्म पाए जाते हैं। इसके वेल्ड क्षेत्र को मक्का का त्रिभुज कहा जाता है। अब देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मक्का का त्रिभुज किसे कहा जाता है, तो वो है वेल्ड क्षेत्र को। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड क्षेत्र को, यानी पूर्वी भाग में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उसे हम लोग मक्का का त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। कपास, गेहूं, तंबाकू तथा खट्टे फल यहाँ की विशिष्ट रूप से पैदा की जाती हैं। कौन से क्षेत्र में? तो नेटाल क्षेत्र में। ओके। इसकी प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया का नाम बदलकर अब तस्वाने कर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, जो प्रशासनिक प्रिटोरिया राजधानी थी उसका अब नाम चेंज हो गया है और इसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है? तस्वाने। तो ध्यान रखिएगा, अगर तस्वाने और प्रिटोरिया दोनों आ जाए तो आपको तस्वाने को लगाना है, प्रिटोरिया को नहीं, क्योंकि ये नाम अब चेंज हो चुका है। ठीक है। पहले था प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, लेकिन अब वर्तमान समय में इसका नाम चेंज करके तस्वाने कर दिया गया है। ठीक है। अब ब्लोम फाउंटेन यहाँ की न्यायिक राजधानी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्लोम फाउंटेन यहाँ की न्यायिक यानी जुडिशियल जो कैपिटल है वो है। ओके। अब हम बात करते हैं अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से मिस्र के काहिरा तक 10,260 किलोमीटर लंबी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका की, या नहीं, अफ्रीका का, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा केप काहिरा रेल मार्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन से लेके मिस्र के काहिरा तक 10,260 किलोमीटर लंबी है। ओके। अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में सेशल्स सबसे छोटा देश है। ठीक है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप को अगर देखिएगा, इसमें जो सेशल्स है वो सबसे छोटा देश है। जिबूती में असले नामक स्थल है जो समुद्र तल से 153 मीटर नीचे है और यही दुनिया का सबसे गहरा अपवहन गर्त है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दुनिया का सबसे अपवहन गर्त, सबसे बड़ा अपवहन गर्त कौन सा है सबसे गहरा? तो वो है असले। ठीक है। जिबूती में है असले। अब अपवहन गर्त क्या होता है? तो अपवहन गर्त हम ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र में वायु अपर्दन से, मान लिया जाए कि हवा उड़ रहा है और अपने साथ ये धूल कण उड़ा उड़ा के ले जाता है और अपने साथ ही इतना धूल कण उड़ा लेता है कि ये क्षेत्र गहरा होते जाता है और गहरा होते जाने के बाद ये क्या होता है एक समय कि पूरा एकदम एक गर्त सा बन जाता है, खाई सा बन जाता है। अब जो खाई
हवा के अपर्दन द्वारा निर्मित होता है उसे ही हम लोग अपवहन गर्त कहते हैं। तो दुनिया की सबसे गहरा अपवहन गर्त कौन है? तो जिबूती में असले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका में सर्वाधिक साक्षरता जिम्बाब्वे देश की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा साक्षरता जिम्बाब्वे का है। मोरक्को, ट्यूनिसिया तथा अल्जीरिया के उत्तरी भाग को बाबरी स्टेट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोरक्को, ट्यूनिसिया तथा अल्जीरिया के उत्तरी भाग को बाबरी स्टेट कहा जाता है। ईस्ट लंदन दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक नगर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ईस्ट लंदन से आपको यूरोप में नहीं चला जाना है। ईस्ट लंदन एक नगर है जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, सेंट हेलेना द्वीप अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है, जो एक ज्वालामुखी द्वीप है। तो सेंट हेलेना द्वीप पूछा गया है, किस प्रकार का द्वीप है? तो ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, अब नेपोलियन ने 1815 से 1801 तक यही कैद करके रखा गया था। कहाँ पर? सेंट हेलेना द्वीप में। याद रखिएगा, सेंट हेलेना द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ नेपोलियन को 1815 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी तक कैद करके रखा गया। ठीक है, मस्करनी द्वीप मेडागास्कर के पूर्व में 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित एक द्वीप समूह है जिसमें मॉरिशस देश है। ठीक है, और यही जो मस्करनी द्वीप है, इसी मस्करनी द्वीप समूह में मॉरिशस देश भी है। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो मॉरिशस है वो गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल नहीं किए होंगे तो, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे कि जितना भी हम लोग दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप को देखें, इन सारे को हम लोग इस तरह एक पॉइंट वाइज हम करके आप लोगों के सामने लेके आएंगे, ताकि आपका जो भी शुरू से अंत तक क्लास मिस हुआ है वो सारा आप वन लीनियर फॉर्म में आप उसे कवर कर सकते हैं। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम कुछ इस प्रकार से लाने का प्रयास करेंगे, अगर आप कहेंगे तब। अदरवाइज कल हम लोग MCQ करेंगे। अगर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि वन लीनियर आप लाना है, जो मुख्य मुख्य बातें हम लोग पढ़े हैं, तो सारे अफ्रीका महाद्वीप को हम एक वन लीनियर फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। और जो अभी तक पढ़े हैं कम से कम 50 क्वेश्चंस हम लोग कल करने वाले हैं। तो कल ज़रूर सेशन को देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।